कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग पब्लिक फाइनेंस यानी लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त वाला टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं और इसके तहत एक जो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं कि राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व प्राप्ति क्या होती है, पूंजीगत घाटा क्या होता है और पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है। अब आपको 2 दिन क्लासेस मिली इकोनॉमी की, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में इकोनॉमी के पोस्ट कर रहा हूँ क्लासेस के बेस पे, उसका जो आंसर आप दे रहे हैं उससे दिल बहुत खुश हो जा रहा है। मतलब एक होता नहीं कि यार जिसे पढ़ाओ वो अगर सही रिस्पॉन्स दे तो बहुत मतलब अच्छा लगता है, खुशी होती है। और वो जो बच्चों वो क्वेश्चंस हैं वो वन लाइनर के बस मतलब बेस पे रट के या कुछ करके ये कतई नहीं होगा, ठीक है। मतलब संभव ही नहीं है। अब जैसे मैंने पहले दिन आपको इकोनॉमी की क्लास में वेट वाला पढ़ाया था, ठीक है। वेट क्या होता है, हर चरण में शिफ्ट होते रहता है, लगते रहता है, ठीक है। वेट वैल्यू एडेड टैक्स, हालांकि वेट अलग से टॉपिक है आपका, वो पढ़ाऊंगा मैं। 2016 के आरओ के प्रीलिम्स में या मेंस में आया था वो क्वेश्चन कि वेट जो कर है वो कैसे लगता है वस्तु एवं सेवा के हर चरण पे, या कुछ 4 ऑप्शन थे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन इस बार का जो पीसीएस का, लोअर पीसीएस का या अपर पीसीएस, वहां पे उससे क्वेश्चन आया था इनकम टैक्स वाले से, यानी जो सॉरी जो भारत में कर व्यवस्था है कैसी है, प्रगतिशील है, प्रतिगामी है, प्रगतिशील और प्रतिगामी दोनों है, इनमें से कोई नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये जो आप लोग कम्युनिटी टैब में पोस्ट किए क्वेश्चन के आंसर विथ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। और मैं आपसे कह रहा डटे रहना बच्चों, ठीक है, क्योंकि एक बार डीप स्टडी कर ली। अब जैसे आप देखो पूंजीगत खर्च, पूंजीगत आय, या मतलब और इसका राजस्व खर्च और राजस्व जो आय है, क्या आप कभी कंफ्यूज कर सकते हैं इसमें? आपको पूरे कॉन्सेप्ट पता है, आप सीधे सीधे ऑप्शन पूछता है तो 4 ऑप्शन में देख लेना, उसमें अपने हिसाब से क्या रटने की जरूरत है उसको, ठीक है। बाकी क्योंकि देखो हमें अगर आप लोगों को चीज़ें दे रहा हूँ, चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर कल इवनिंग में क्लास दी थी, हल्का सा करेक्शन था तो मैंने उतना पोर्शन उसमें एडिट करके, एडिट का मतलब उसको दोबारा बना के आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया, तो मेहनत मुझे भी लगती। तो आप लोग एटलीस्ट कम से कम जो वीडियोज़ हैं उनको देखा कीजिए और देखने के बाद प्रॉपरली नोट्स बनाया कीजिए। ऐसा मत सोचा करिए कि यार मेहनत लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है। बिना मेहनत के चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी, ठीक है। ध्यान से देखना। अब देखना बच्चों, हमने जो टोटल देखा है अभी तक, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता हुआ था सरकारी घाटा। आज हालांकि मैंने सोचा था जियोग्राफी का टॉपिक दूंगा, बट ये टॉपिक ना आधे अधूरे में हो रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार इस वाले टॉपिक को हम लोग काम कर लेते हैं, इस पर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम जियोग्राफी वाले पे आ जाएंगे, ठीक है। सरकारी घाटा। अब देखो हमने सरकार की आय, पूंजीगत और राजस्व आय देखा, सरकार के खर्चे देखे, पूंजीगत और राजस्व खर्चे, ऐसे ही सरकारी हम घाटा देखेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, सरकारी घाटे में पहला लिखोगे आप लोग राजस्व घाटा। क्या लिखोगे? राजस्व घाटा, यानी रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट, आरडी लिख लो इसको, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। राजस्व घाटा ये होता क्या है बच्चों, सरकार को जितना भी राजस्व खर्चा होगा सरकार का, उस पर कुल राजस्व प्राप्तियों का आधिक्य यानी एक्सेस, यानी राजस्व घाटे पर राजस्व प्राप्तियों का एक्सेस जो होगा उसी को बोला जाएगा राजस्व घाटा। यानी इसको लिख लो, कुल राजस्व खर्चों का कुल राजस्व प्राप्तियों पर आधिक्य, ठीक है। देखो कुल राजस्व खर्च का कुल राजस्व प्राप्ति पर आधिक्य, आधिक्य मतलब एक्सेस लिख लेना, ठीक है। अधिक मतलब आधिक्य, इंग्लिश वाले लिख लेना एक्सेस। अब देखो कुल राजस्व खर्च, सपोज आपने 100 रुपया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। कुल राजस्व प्राप्ति आपकी हुई 90, यानी कुल राजस्व प्राप्ति 90 रुपए की हुई, कुल राजस्व खर्च आपका 100 रुपए का हुआ, तो राजस्व खर्च यानी इस पे राजस्व प्राप्ति इसका आधिक्य, यानी देखो क्या अधिक, राजस्व खर्च का कुल राजस्व प्राप्ति पर आधिक्य, इस पर राजस्व प्राप्ति पर राजस्व खर्च इतना है तो आधिक्य, यानी इस खर्च पर इसका आधिक्य कितना अधिक है 10, तो आपका राजस्व घाटा कितना हो जाएगा ₹10, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 10 रुपये आपका राजस्व घाटा है। तो सिंपल सा है, कुल राजस्व खर्च का कुल राजस्व प्राप्तियों पे जो आधिक्य होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, राजस्व घाटा बोलते हैं, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट, इसको समझ गए आप, नॉर्मल है जितना मैंने, आप देखो
कई बच्चे यहाँ पे भी बेहोश हो रहे होंगे, ये टर्म से ही समझ में नहीं आ रहा होगा कि राजस्व खर्च का मतलब क्या होता है। तो 2 दिन बच्चों क्या पढ़ाया मैंने आपको, यही तो पढ़ाया। राजस्व खर्च में मैंने आपसे क्या चीज बताई थी, ऐसे खर्च, ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे सरकार की न तो कोई देयता, लायबिलिटी, जो सरकार के ऊपर बर्डन है, जो चुकाना है किसी का, ना वो कम होती है और ना ही किसी परिसंपत्ति का निर्माण होता है। परिसंपत्ति मतलब एक प्रकार के एसेट्स, एसेट्स मतलब जो भविष्य में आपको रिटर्न दें। अब राजस्व खर्च जैसे वेतन भत्ते, सैलरी, मतलब पेंशन, इसके अलावा सब्सिडी दे रहे हो किसी को, इसके अलावा अनुदान दे रहे हो, इसके अलावा रक्षा में व्यय कर रहे हो, एक ऐसे खर्च जो आप सिर्फ आपको खर्च करने हैं, आपको मिलना कुछ नहीं है उससे, तो वो राजस्व खर्च है। राजस्व प्राप्ति मैंने बताया था ऐसी प्राप्तियां जो बिना किसी परिसंपत्ति को बेचे प्राप्त हो या जिससे किसी लाइबिलिटीज आपके ऊपर ना आए, ठीक है, देयता ना आए आपके ऊपर। तो राजस्व प्राप्ति में मैंने क्या कहा था, टैक्स इनकम, यानी जितने भी आपको टैक्सेस इनकम होती हैं, कर से जो आपको राजस्व प्राप्त होता है, जैसे प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट कर, इनडायरेक्ट कर, वो सब एग्जाम्पल समझाए थे। इसके अलावा कुछ गैर टैक्स स्रोत भी थे, जैसे फीस थी, फाइन थी, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, राजस्व घाटा हो गया पहला, ठीक है। दूसरा इसी के तहत सेकंड टर्म आता है बच्चों, प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व, पहला समझ गए ना, कुछ टर्म टफ है या नहीं, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कि दिक्कत हो रही है आपको। प्रभावी राजस्व घाटा यानी इसको बोलते हैं बच्चों इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें क्या होता है, आपका जो राजस्व घाटा होगा, आपका इसकी कुछ वैल्यू आई, जैसे मैंने अभी 90 निकाली, मतलब 10 रुपए के इक्वल निकाली, जो आपका राजस्व घाटा होगा, इसमें आप एक ऐसे पोर्शन को जो केंद्र द्वारा राज्य को पूंजीगत अनुदान दिया जाता है उसको माइनस कर दोगे। अभी बताता हूं, देखो प्रभावी राजस्व घाटे का मतलब होता है राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, ठीक है, ये जो आपने निकाल रखा है, इसमें आप क्या करोगे, केंद्र द्वारा राज्यों को पूंजीगत अनुदान, देखो नाम सुनते ही आपकी समझ में आ जाएगा, इस पूंजीगत अनुदान का नाम, यानी जो कैपिटल ग्रांट्स होते हैं, इसका नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा पूंजीगत है तो क्या है। अब देखो राजस्व घाटा, देखो पहले मैंने बताया सपोज कुल राजस्व घाटा ₹100 था, ठीक है, सॉरी कुल राजस्व खर्च से ₹100 था, राजस्व प्राप्ति आपकी ₹90 होगी, एग्जाम्पल ऐसे समझना है आपने, ठीक है। तो इस पे आधे की, यानी तो राजस्व घाटा इस केस में कितना हो गया, यानी रेवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू आ गई ₹10, समझ गए ना इस चीज को। अब देखो आप प्रभावी राजस्व घाटा क्या होगा, राजस्व घाटा जो आपने ₹10 क्या दे रखे हैं, आपका राजस्व घाटा हुआ है, इसमें आप एक ऐसे पोर्शन को माइनस कर दोगे जो पूंजीगत अनुदान। अब केंद्र सरकार क्या करती है बच्चों, राज्यों को एक पैसा देती, उधार देती है, उनसे ये कहेगी इस पैसे का प्रयोग ऐसे मद में करना, ऐसी जगह करना जिससे आपका पूंजीगत अनुदान, नाम से लग रहा पूंजीगत, यानी कहीं ना कहीं उस पैसे को ऐसी जगह यूज करना है जिससे आप एसेट्स क्रिएट करें, परिसंपत्तियां जिससे निर्मित हों, जिससे भविष्य में आपको रिटर्न मिले। तो परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको पूंजीगत अनुदान। तो सपोज ₹5 राज्यों को क्या मिला, मतलब केंद्र द्वारा पूंजीगत अनुदान दिया गया, तो इसका मतलब प्रभावी घाटा कितना हो गया, ₹5 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो कभी अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत सरकार द्वारा मतलब कुल राजस्व घाटे में राज्यों को दिए गए पूंजीगत अनुदान को अगर हटा दिया जाए तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो आपको प्राप्त होगा प्रभावी राजस्व घाटा, यानी एक प्रकार से इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये पूंजीगत अनुदान समझ गए ना, तो लिख लो अगर चाहो तो, केंद्र द्वारा राज्य को दिए जाने वाले ऐसे अनुदान जो इस शर्त पे दिए जाते हैं कि राज्य उनका प्रयोग संपत्ति निर्माण में करेंगे, विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र में, ठीक है। राज्यों द्वारा इसका निर्माण, संपत्ति निर्माण में इसका प्रयोग किया जाएगा, संपत्ति परिसंपत्ति निर्माण में प्रयोग, संपत्ति निर्माण में इसका प्रयोग होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही बता दो अभी भी, मतलब अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा, आपको ये टर्म समझ में आता है, आपको ये टर्म समझ में आते हैं, आपको ये टर्म समझ में आ गया, ये टर्म समझ में आपको आ गया, ठीक है। तीसरा लिखो बच्चों पूंजीगत घाटा। अभी तो कुछ नहीं चल रहा, अभी तो नॉर्मल सा चल रहा, सेम होगा जैसा राजस्व घाटा वैसा पूंजीगत, शब्द आपके हट जाएंगे। तो क्या होगा पूंजीगत घाटा, लिख लो, इसमें लिखो आप लोग कुल पूंजीगत खर्चों तथा का कुल पूंजीगत प्राप्तियों पर आधिक्य, ठीक है। तो इसी का उल्टा हो जाएगा। अब देखो कुल पूंजीगत खर्चों, पूंजीगत घाटा लिखो, कैपिटल डेफिसिट लिखेंगे इसको इंग्लिश में, पूंजीगत
घाटा, यानी इसको बोलते हैं कैपिटल डेफिसिट। तो इसमें लिखो कुल पूंजीगत खर्च का कुल पूंजीगत प्राप्ति पर आधिक्य, यानी एक्सेस। ठीक है, प्राप्ति पर आधिक्य एक्सेस। अब आप इसको समझो। अब क्या आपने 2 दिन की क्लासेस पढ़ी हैं, पूंजीगत खर्च का मतलब समझ गए आप, पूंजीगत प्राप्ति का मतलब समझ गए। टोटल बता रखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे आपकी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, जिससे आपकी देयताएं कम होती हैं, आपके अंदर लाइबिलिटीज जो है, आपको जो दूसरों का पैसा रिटर्न करना है वो आपका कम होता है, तो आप उसको पूंजीगत खर्च बोलते हैं। जबकि पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, आपके ऊपर लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, आपके ऊपर के उधार वगैरह से, आप किसी से ऋण ले रहे विदेशी स्रोत वगैरह से, ये सब चीजें। तो आप ध्यान रखना पूंजीगत घाटा क्या होता है, कुल पूंजीगत खर्च और कुल पूंजीगत प्राप्ति पर आधिक्य। ठीक है, ये बहुत बड़ा आपको, मुझे लगता नहीं कि इसको समझने में दिक्कत होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट लिखना राजकोषीय घाटा। सुना है शब्द राजकोषीय घाटा। चीजें धीरे धीरे समझ आती हैं लेकिन पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े हवा में अगर तीर चलाओगे तो जीवन में सफल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, समय इतना आगे बढ़ चुका है, कंपटीशन इतना आगे चला गया, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, वरना वही वन लाइनर के भरोसे बैठोगे तो एग्जाम निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, राजकोषीय घाटा लिखो, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी फिस्कल डेफिसिट बोलना, FICAL, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, इसको लिखो फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, राजकोषीय घाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अभी तक तो नॉर्मल सी चीजें थी, अब जो टर्म आपने सुना होगा, मैक्सिमम आपने अखबारों में पढ़ा होगा, सरकार का राजकोषीय घाटा इतना, सरकार राजकोषीय घाटे को इतना करने की, सरकार के द्वारा ये वो अलाना फलाना ढिमकाना जो भी है। ठीक है, राजकोषीय घाटे को समझना है तो आपको वो पहले के टर्म से समझने बहुत जरूरी होते हैं, वरना डायरेक्ट राजकोषीय घाटा नहीं समझाया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है वस्तु कुल खर्च, सरकार ने जितना भी खर्च किया है, चाहे वो पूंजीगत खर्च हो चाहे वो राजस्व खर्च हो, सरकार के टोटल खर्च, इस पे आप क्या चेक करोगे, इसका कुल प्राप्तियां, सरकार को जितनी प्राप्ति हुई, चाहे राजस्व हो चाहे पूंजीगत हो, इस पर आधिक्य जो। ठीक है, इसको लिखो कुल खर्च, कुल खर्च। अब कुल खर्च मतलब कौन सा खर्च, राजस्व या पूंजीगत, दोनों। कुल खर्च राजस्व व पूंजीगत, ठीक है, दोनों खर्च आएगा, का कुल प्राप्तियों, कुल प्राप्तियों, कौन सा प्राप्तियां, राजस्व, दोनों, ये दोनों टर्म समझा रखे हैं आपको। ठीक है, वह पूंजीगत, राजस्व पूंजीगत, यानी कुल खर्च जो भी आपके टोटल खर्च हुए, आपको राजस्व खर्च पता है, आपको पूंजीगत, इन दोनों को जोड़ दोगे आप, इसमें देखोगे का कुल प्राप्तियों, जितना आपको प्राप्ति हुए पर आधिक्य, यानी एक्सेस। कितना सिंपल है बताओ, अगर आपने नॉर्मली निकाला, आपने देखा कि राजस्व खर्च 100 रुपया, पूंजीगत खर्च 90 रुपया, तो 90 और 100 रुपये 190 रुपये। ठीक है, सपोज ये 100 रुपीज़ का आपने राजस्व खर्च किया, ये 90 रुपये का किया, तो आपको टोटल 190 रुपये का आपने ये क्या कर दिया, खर्च कर दिया। आपको राजस्व प्राप्ति हुई सिर्फ 80 रुपीज़, और जो आपको पूंजीगत खर्च प्राप्त हुआ वो 70 रुपीज़, और 8 और 7 कितना हो गया, 15, 150 रुपया। तो आप देखो कुल राजकोषीय घाटा का इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, 190 और 150 के बीच का डिफरेंस, यानी 40। अब ये परसेंटेज में निकालोगे। ठीक है, अब ऐसा लिखना नहीं है, अभी इतने में खत्म नहीं हुई है कहानी, मैं आपको सिर्फ इसकी मीनिंग बता रहा था। अब देखो इससे आगे क्या है, आपने कहा कि कुल खर्च, आपने जो राजस्व और पूंजीगत खर्च किया है का कुल प्राप्ति, राजस्व और पूंजीगत प्राप्ति पर आधिक्य, क्या इतने से राजकोषीय घाटा बन जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, इसका जो है बच्चों असली जो अर्थ है वो अब निकालोगे आप लोग कि कैसे इसको हम चेक करेंगे, यानी कुल प्राप्ति पर आधिक्य, जबकि यहां से लिखो, ये इस टर्म्स को यहां से समझना है, तब जाके आप लोग क्या करोगे, इसको समझोगे। तो जबकि लिखो इसमें, कुल पूंजीगत प्राप्तियों में बाजार से उधार व अन्य देयताओं को सम्मिलित न किया जाए। ठीक है, अब देखना इसका अर्थ, जबकि कुल पूंजीगत प्राप्तियों में, अभी समझाऊंगा, बहुत इजीली समझ जाओगे।
प्राप्तियों में बाजार से उधार व अन्य देयताओं को शामिल न किया जाए, अन्य देयताओं लायबिलिटीज को शामिल न किया जाए को, ये है बच्चों राजकोषीय घाटा, न किया जाए, ये है राजकोषीय घाटे की डेफिनेशन। अब देखो, अब आपने कहा सर बाकी पूरा समझ गए हम फिजिकल डेफिसिट। आपने कहा कुल खर्च जो भी हमने राजस्व पूंजीगत किए और इसका कुल प्राप्ति जो राजस्व पूंजीगत प्राप्ति हुई इसमें आधिक्य, ये क्या है सर आप ये बता दिए। जबकि कुल पूंजीगत प्राप्ति में बाजार से उधार व अन्य देयताओं को शामिल न किया जाए इसमें, यानी जो आपको पूंजीगत प्राप्तियां हो रही इसमें ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए, तब जाके आपकी जो वैल्यू आएगी वो राजकोषीय घाटे को डिफाइन करेगी। अब आप कहोगे था थोड़ा सा बाकी तो समझ गए, हम एक चीज नहीं समझ पा रही, लास्ट वाला क्या है। देखो नॉर्मल अगर मैं शब्दों में बोलूं तो राजकोषीय घाटा बच्चों कुल खर्चों का कुल गैर ऋणकारी प्राप्तियों पर आधिक्य होता है। यानी अब आपको ऐसा लिखा मिलेगा पेपर में, कुल खर्चों का कुल प्राप्तियों, कुल गैर ऋणकारी प्राप्तियों लिखो, कुल गैर ऋणकारी प्राप्तियों पर आधिक्य, यही है बच्चों असली पेपर में, यही समझना है आपको बस, इसके अलावा कुछ नहीं समझना है। कुल खर्चों का कुल गैर ऋणकारी प्राप्तियों पर आधिक्य। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है क्या है राजकोषीय घाटा। नॉर्मली अगर क्या होता है राजकोषीय घाटा, आप कभी नहीं चाहोगे आपके राजकोष में घाटा हो। अब आप खुद सोचो, आप कुछ काम करते हैं, आप जितना पैसा लगाओगे, जितना रिलीज करोगे, आप एटलीस्ट चाहोगे ना आपको उतना कम से कम रिटर्न मिले। रिटर्न ना भी मिले, मतलब तो एक्सेस ना भी मिले, रिटर्न तो मिले ना। अब लगा रहे हो 100 रुपये, टोटल खर्च कर दिए, चाहे राजस्व करो पूंजीगत करो, टोटल सबको मिला के 100 रुपया कर दिया, मिल रहा है 70 रुपये, तो 30% 30% का आप नुकसान झेल रहे हो। 30% का नुकसान झेल रहे हो तो कितनी बड़ी समस्या है। अब पब्लिक तो बेवकूफ है नहीं, आप उसको जितना, क्योंकि है तो ओवरऑल पब्लिक का पैसा, आपने क्या किया राजकोषीय घाटे को बचाने के लिए आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि यार हम एक काम करते हैं, किताबों में आंकड़ों में कुछ और दिखा देते हैं, मार्केट से पैसा ले लेते हैं। आपने क्या किया, बहुत चालाकी से, ध्यान से समझना इस चीज को, ये समझने आ रही है, ठीक है। मैंने क्या कहा, आपने कुल खर्च किया 100 रुपया, कुल खर्च यानी आपने रुपये 100 कर दिया। अब ये 100 रुपया कौन सा है, ये वाला कुल खर्च, चाहे वो राजस्व पूंजीगत हो, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। कुल प्राप्त आपको हुआ ₹70, कुल प्राप्त आपको क्या हुआ ₹70 नॉर्मल। तो इस हिसाब से राजकोषीय घाटा कितना होगा, ₹30 के इक्वल, यानी 30%, इस हिसाब से इतना। अब इसमें यह भी तो हो सकता है कि जो ये 70 रुपए है, ये जो 70 है जो प्राप्त हुए हैं, तो इन कुल प्राप्तियों में राजस्व के अलावा जो पूंजीगत प्राप्ति है ये वाली, हो सकता है कि सरकार ने ये 70 रुपए जो पूंजीगत प्राप्ति है इसमें किसी से उधार लिए हों, हो सकता है नहीं हो सकता है। पूंजीगत प्राप्तियों में लायबिलिटीज बढ़ती है, आप अगर कहीं से उधार ले रहे हो, एक मुफ्त पैसा अगर आपके पास आ रहा है तो वो भी पूंजीगत प्राप्ति है। तो आपने कहा मैं राजकोषीय घाटे से बचने के लिए काम करता हूं, चुपचाप से थोड़ा सा आरबीआई से या मार्केट से पैसा उठा लेता हूं, बाजार से आपने उधार ले लिया, या आपने किसी दूसरी संस्था से जिसपे आपके ऊपर लायबिलिटीज आ गई, आपके ऊपर देयता आ गई, आपको चुकाना है, आपको रिटर्न करना है, वो उठा लिया और आंकड़ों में दिखा दिया बस भाई मुझे तो सिर्फ 30 रुपये यानी 30% का राजकोषीय घाटा है। तो ऐसे नहीं चलेगा। ये जब ये प्राप्त हो रहे हैं इसमें ये देखेंगे कि ये प्राप्ति वाले में कोई ऐसा अमाउंट तो नहीं है जो पूंजीगत प्राप्ति का हिस्सा हो और वो कैसे लिया हो, बाजार से उधार या अन्य देयताओं से संबंधित हो। तो सिंपल सी बात, कुल खर्च में हम दोनों को इंक्लूड कर देंगे, राजस्व पूंजीगत, लेकिन हम जो प्राप्तियां देंगे वो सिर्फ ऐसी प्राप्तियां देंगे जो गैर ऋणकारी हो, जिससे आपके ऊपर लायबिलिटीज ना आई हो, वही प्राप्ति देंगे। क्योंकि देखो
पूंजीगत प्राप्ति में तो हर टाइप की चीज है बच्चों। पूंजीगत प्राप्ति में मैंने क्या कहा, एक ऐसी प्राप्ति भी है जैसे आपने किसी को उधार दिया तो आप लोन एक मुश्त वापस ले रहे हो, वो भी तो प्राप्ति है। लेकिन अगर आपने लोन वापस ले लिया तो आपके ऊपर लाइबिलिटीज थोड़ी ना आई, वो तो आपका पैसा है, आपने दे रखा है, वो आपको रिटर्न मिल रहा है, वो तो आपका ही है। लेकिन अगर आप बताओ किसी से खुद उधार ले रहे हो तो आपके ऊपर तो लाइबिलिटीज आ गई। अब हमने कहा ये पूंजीगत प्राप्ति, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। पूंजीगत प्राप्ति अच्छी चीज है, लेकिन उधार लेके एक ऐसी पूंजीगत प्राप्ति आप जनरेट कर रहे हो जिससे आपके ऊपर लाइबिलिटीज आ गई, देयता आ गई, आपको रिटर्न करना है, आप खुद ही बर्डन है, आपके कंधों पे बोझ आ गया आपको, क्योंकि पैसा रिटर्न करना है। तो ऐसा पैसा क्या फायदा। तो जब हमने ये राजकोषीय घाटे के कॉन्सेप्ट को देखा, हमने ये कहा ठीक है भाई, कुल खर्चे तो हम चेक करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम कुल प्राप्तियों में उन प्राप्तियों को हटाएंगे जो आपने बाजार से उधार लिए। कौन सा, पूंजीगत प्राप्ति में। देखो कुल पूंजीगत प्राप्तियों में बाजार से उधार और अन्य देयताओं को हटाते हुए आप सिर्फ वही पूंजीगत प्राप्ति कंसीडर करो जिससे आपके ऊपर देयता ना आई हो, राजकोषीय घाटे। अब आप कहोगे सर पेपर में क्या आएगा। पेपर में सिंपल सी राजकोषीय घाटे की डेफिनेशन आती है, बहुत बार पूछी गई भाई, एक बार नहीं हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया। इनमें से कौन सा एक राजकोषीय घाटे को सही अर्थों में परिभाषित करता है। ऑप्शन ए कुल राजस्व घाटा, कुल राजस्व घाटा और कुल पूंजीगत घाटे का अंतर। ऑप्शन 2 कुल खर्च व कुल प्राप्तियों का मतलब आधिक्य। ऑप्शन 3 कुल खर्च व कुल प्राप्तियों का आधिक्य, जबकि इसमें गैर ऋणकारी जो सोर्स है उसको हटा दिया जाए, तो वही आंसर सही होगा। तो सिंपल है, आपने पूंजीगत प्राप्तियां अनेक सोर्स से की, लेकिन उस पूंजीगत प्राप्ति को आप हटा देना जो आपके ऊपर देयता ला रही है, ऋण जो आपके ऊपर जनरेट कर रहा है, जो आपके ऊपर लाइबिलिटीज जनरेट कर रहा है, जो आप उधार मांग के लाए हैं, उनको हटा दीजिए, तो आपका राजकोषीय घाटा। अब बताइए, आज तक ग्रुप सी या किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, क्या इतने सही तरीके से राजकोषीय घाटे की डेफिनेशन आपको समझ आ पाई थी? नहीं आ पाई थी। अब क्या होगा, आत्मसंतुष्टि मिलेगी, आत्म तृप्त होगा। अखबारों में बार बार आता है राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, तो ये सब चीजें आपको अब धीरे धीरे समझ आने लगेगी इसका अर्थ क्या है। तो समझ गए ना आप राजकोषीय घाटा क्या होता है। अब टोटल इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब आप देखना कैसे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो टोटल आप थोड़ा सा इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, पूरा लिखना है। अब देखना आपने क्या करना है, एग्जाम्पल लिखो इसका। आप एग्जाम्पल टोटल एक्सपेंडिचर लिखो, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब चाहे वो आप कुल खर्चे लिखना है इसको, कुल खर्चे, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जो होगा टोटल एक्सपेंडिचर ये ग्रेटर होगा बच्चों, ठीक है, टोटल खर्च जो होगा। अब इसमें लिखो टोटल नॉन डेप्ट रेसिप्ट्स, टोटल नॉन डेप्ट रेसिप्ट, ठीक है, यानी गैर ऋणकारी आय, जो आपको गैर ऋणकारी है, जिससे आपके ऊपर देयता नहीं बढ़ रही है, ठीक है। अब ये कौन कौन सा हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है, ये मैंने सब आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। ये रेवेन्यू भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है, यानी राजस्व आय भी हो सकती है और पूंजीगत आय भी हो सकती है। राजस्व में मैंने क्या क्या बताया था आपको, टैक्स और नॉन टैक्स। इस राजस्व में क्या पढ़ाया था मैंने आपको, कितना सिंपल है, देखो टैक्स और नॉन टैक्स, यानी कर और गैर कर, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा था। और गैर कर में भी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जो फीस फाइन ये सब चीजें पढ़ाई थी, ठीक है। आप पुराना देख लेना, लाइक आपकी फीस है, फाइन आपको कोई पढ़ रखा है, ये सब चीजें देखी हमने, ठीक है। और कैपिटल जो आपका जो रेसिप्ट हो रही है उसमें हम पढ़ेंगे क्या, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, रिकवरी ऑफ लोन हो गया, यानी इसमें जैसे एग्जांपल लिखो डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश, जो आपको कल बताया था, रिकवरी ऑफ लोन की वापसी, ठीक है, ये गैर ऋणकारी है, इससे आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टैक्स में भी कौन कौन सा आएगा, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट आएगा। ये होता है बच्चों टोटल इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, ये था राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है, कुल खर्च, सिंपल सा बात है ना, कुल खर्च, यानी राजकोषीय घाटे में अगर कभी ये आएगा, राजकोषीय घाटे की गणना में आप किस किस को शामिल करोगे, राजस्व घाटा करोगे नहीं करोगे शामिल, ये लिखा तो है राजस्व घाटा। पूंजीगत घाटा करोगे नहीं, मतलब पूंजीगत खर्च, मतलब राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च को शामिल करोगे। मैंने क्या कहा, कुल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर, और हम ये टोटल नॉन डेप्ट रेसिप्ट, यानी गैर ऋणकारी आय, गैर ऋणकारी, ठीक है, प्राप्ति, जिससे आपके ऊपर देयता ना हो। अब गैर ऋणकारी प्राप्ति में क्या क्या हो सकता है,
रेवेन्यू भी हो सकता है, कैपिटल। रेवेन्यू प्राप्ति में टैक्स और नॉन टैक्स आपको पता ही है, ये मैंने पढ़ा रखा है, आपके ऊपर देयता नहीं आ रही। कैपिटल में क्या हो सकता है, जो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, विनिवेश हो गया, रिकवरी ऑफ लोन हो गया। अब बाजार से उधार नहीं लोगे इसमें, ठीक है, बाजार से उधार नहीं लेना है और कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी जिसके ऊपर आपके ऊपर देयता है। क्या आप फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे की कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं? होपफुली समझ गए होंगे, नहीं भी समझोगे एक दो बार इसको फिर से इस वीडियो को देखना, आपके ऊपर समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, भारत में जो राजकोषीय घाटा है इसको लागू करने का जो सुझाव दिया था, ठीक है, भारत में राजकोषीय घाटे को की अवधारणा को लागू करने का सुझाव चक्रवर्ती समिति द्वारा दिया गया और इसे 1 अप्रैल 1997 से लागू किया गया, ठीक है। लिखो, भारत में राजकोषीय घाटा, भारत में राजकोषीय घाटा लागू करने का सुझाव, लागू करने का सुझाव। आज भी मैं कम्युनिटी में क्वेश्चन डालूंगा, तपाक से आंसर देना है, मतलब बिल्कुल सोच समझ के आंसर, कुछ नहीं है। देखो, जैसे आपने 2 क्लासेस पढ़ ली इकोनॉमी की ना, इकोनॉमी की 2 क्लासेस जो पहले पढ़ी कल और परसों, उसमें आपको इतना ही पता है ना, राजस्व खर्च क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और राजस्व आय, रेवेन्यू रेसिप्ट्स, ठीक है, ये आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। इसी की तरह पूंजीगत खर्च क्या होता है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसके एग्जाम्पल, और पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रेसिप्ट, यही तो पता होना चाहिए ना। आज आपको पता चल गया फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट में किस किस चीज को आप शामिल करोगे, इतना ही तो यार बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है। देखो, भारत में राजकोषीय घाटा लागू करने का सुझाव दिया था बच्चों चक्रवर्ती समिति ने, ठीक है। क्या किसने दिया था? चक्रवर्ती समिति। इस कमेटी के द्वारा यह कहा गया कि भारत में राजकोषीय घाटे के कॉन्सेप्ट को लागू किया जाए और इसी कमेटी की सिफारिश पे लागू हुआ था 1 अप्रैल 1997 को, 1 अप्रैल 1997 को भारत में क्या लागू हुआ था, राजकोषीय घाटे का कॉन्सेप्ट लागू हुआ था। अब राजकोषीय घाटा पहले नहीं देखा जाता था, अब ये देखा गया, ये चेक तो हो सरकार कितना पैसा यूज कर रही है, कितना खर्च कर रही है, पता तो होना चाहिए। आप बजट आप ही देखो ना, आप कोई चीज यूज करते हो, आप कहीं पे पैसा लगाते हो, आप देखोगे ना, आप जितना लगा रहे हो प्राप्त हो रहा है नहीं आ रहा है। अब आपके पापा ने कहा, ले बेटा 1000 रुपये पकड़, इससे कोई काम शुरू कर, तो खर्च करे इसको। आपने अलग अलग मत पे उसको खर्च किया जिससे आपको रिटर्न मिलना था, आपको रिटर्न मिला 900 रुपया। पापा ने शर्त लगाई थी कि एटलीस्ट जो पैसा लगा रहा है, या तो 1000 रुपये लगा रहा है तो कम से कम 1000 आपको रिटर्न होने चाहिए, कम से कम, या इसमें फायदा होना चाहिए। और पापा ने बोला नुकसान मैं झेलूंगा नहीं, ठीक है, नुकसान अगर तूने कर दिया तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, और आप रिटर्न में लेके आए 900। अब आपको आपके पापा की डर लगी, पापा ने कहा यार अब भाई बेटा तो 900 ही लाया, कैसे होगा, क्या होगा। तो एक चीज कही आपने कि यार, आपने दिमाग, यार एक काम करता हूँ, दोस्त से 100 रुपये ले लेता हूँ और पापा से कहूँगा, पापा देखो 1000 रुपये लगाए थे, 1000 ले आए। तो ठीक है, दोस्त निकाल ले भाई रुपये, 100 ले जा। इस 100 लेने की वजह से आपके ऊपर देयता आ गई, आपके ऊपर लाइबिलिटीज आ गई, आपके कंधों पे बोझ बढ़ गया कि आप 100 रिटर्न कर रहे हो। इसी को हटाते हुए राजकोषीय घाटे के कॉन्सेप्ट में इसी पोर्शन को हटाया गया, बोला ऐसा नहीं करोगे। आप जो खर्च कर रहे हो, आपकी प्राप्ति हम चेक करेंगे, लेकिन आप जो उधार या देयता जिससे आपकी बढ़ रही है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इतना सिंपल तो है, ठीक है। तो अगला पॉइंट को देखो, तो इस पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। कितना सिंपल है यार, देखो बता, राजकोषीय घाटा, ठीक है। अब लेकिन बच्चों ना, सरकार के केस में ऐसा नहीं होता, सरकार के खर्च होते हैं। आपको क्या लग रहा है कि सरकार वहां बैठ के मस्ती कर रही है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो पैसे का मामला होता है, जो बजट होता है, ये कोई नहीं चाहता है कि वो किसी घाटे में रहे, बट आप एक लोक कल्याणकारी स्टेट हो, पब्लिक वेलफेयर स्टेट। भारत क्या है, भारत का संविधान यहाँ पे भारत को क्या करता है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट घोषित करते हैं। आप अमेरिका या दूसरे देश से भारत की तुलना इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ के लोग वो इस तरीके के नहीं है जैसे भारत में। भारत में मैक्सिमम जो जनसंख्या वो गरीबी रेखा के नीचे रहती है, और गरीबी रेखा के नीचे रहने का मतलब उनके भरण पोषण, उनको सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, उनका वेलफेयर की जिम्मेदारी राज्य की होती है। राज्य का मतलब सरकार से होता है, और सरकार जो होता है ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है, ठीक है। राज्य जो है ईश्वर का दूसरा रूप है,
वरना उन लोगों का जो दबे पिछड़े हैं, जिनको मुख्य धारा पे नहीं लाया गया, जिनको 2 टाइम के खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास सोशल जस्टिस नाम की चीज़ नहीं है, जिनके लिए कोई मतलब अपने आप में सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो उनका ध्यान कौन रखेगा? क्या आप रखोगे? क्या मैं रखूंगा? सरकार नहीं होती तो उन लोगों का क्या होता, आप लोग ये सोचिए। तो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनका अपने टोटल खर्च का एक बहुत हिस्सा मतलब बहुत बड़ा हिस्सा कैसी जगह खर्च करना पड़ता है, जो मतलब राजस्व, जिससे आपको रिटर्न नहीं होगा, राजस्व खर्च के अंदर शामिल करना पड़ता है। तो राजस्व खर्च होगा तो आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा तो आपको राजकोषीय घाटा होना स्वाभाविक है। भारत जैसे एक जो मतलब विकासशील कंट्री हम लोग इसको कहते हैं, जो बहुत डेवलप नहीं है, उन देशों में राजकोषीय घाटा शून्य होना लगभग नामुमकिन है। जब तक आप एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत आगे बढ़ोगे, जब तक लोगों के कल्याण की सोचोगे, बताओ इतने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन मिलता है, 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो चावल और गेहूं वगैरह सब चीज़ मिलता है, इतनी चीज़ें आपको मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्री मिलती है, सब्सिडी वगैरह अलग मिलती है। तो आपका ये खर्च है, आप 1 या 2 परिवार को नहीं देते हो, इतना बड़ा देश है, तो इतने बड़े देश को एक ऐसा पैसा आप जो दे रहे हो जिससे आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलना, तो राजकोषीय घाटा होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो इसके लिए जो राजकोषीय घाटे का कॉन्सेप्ट है वो कितना हो, कितने तक हम राजकोषीय घाटा रखें, इसके लिए भी कॉन्सेप्ट आए हैं, वो सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए इस अवधारणा को लागू करने के पीछे जो राजकोषीय घाटा है वो सिंपल सी बात है कि भारत सरकार की राजकोषीय क्रियाओं में पारदर्शिता व जवाबदेही तय हो। मतलब आप अनाप शनाप पैसा मत फेंको, मितव्ययी थोड़ा सा बनो, पूरे प्लानिंग के तहत आप उस पैसे का यूज करना, यानी पारदर्शिता को बढ़ाना, जवाबदेही तय करने के लिए राजकोषीय नीति को आगे लाया गया। ठीक है, अब जब तक भारत में राजकोषीय मतलब जो नीति थी वो नहीं थी राजकोषीय घाटे की नीति, उससे पहले बजट घाटा टर्म चलता था, जो बजट घाटा अब नहीं चलता। पहले बजट घाटा टर्म चलता था, अब नहीं चलता है। ठीक है, अब तो इसमें बजट घाटा क्या था, तो सिंपल सा है, बजट घाटा देखोगे इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बजट घाटा अब नहीं चलता, वैसे पहले ही बजट घाटा चलता था। तो 1-2 लाइन लिखने हैं आपको। ठीक है, देखो इसमें क्या कर दिया जाता था बच्चों, कुल खर्च यानी पूंजीगत और राजस्व जो खर्च है पर कुल प्राप्ति राजस्व पूंजीगत पर आधिक्य, जबकि इसमें पूंजीगत प्राप्तियों में जो बाजार से उधार और अन्य देयताओं को भी शामिल किया गया हो। ठीक है, बजट घाटा सिंपल सा होता था। ठीक है, सिंपल सा मतलब कुल खर्च, कौन सा खर्च है, राजस्व प्लस पूंजीगत खर्च। ठीक है, पर कुल प्राप्तियों कौन सी प्राप्तियां, राजस्व प्लस पूंजीगत का आधिक्य, पर कुल खर्च पर का कुल प्राप्तियों का आधिक्य, बस इसमें इतना ही देखा जाता था आधिक्य। जबकि बाजार से उधार व देयताओं को भी शामिल किया जाता था, पहले ये चलता था। मतलब आपको अगर घाटा हो रहा है तो आप मार्केट से चुपचाप पैसा उठा लेते थे। ठीक है, इसमें उधार वगैरह देयताओं को भी शामिल कर लिया जाता था। तो इससे क्या हुआ, इससे एक प्रकार की जो हमारी बजट प्रबंधन है उसमें डिस्टर्बेंस आ गया। क्यों, हम क्या करते थे, अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए मार्केट से पैसा उठा देते थे, हमारे ऊपर उल्टा लायबिलिटी, भाई उठाया तो रिटर्न भी तो करोगे ना, किसी न किसी टाइम तो आपको देना ही है वो वापस। तो आपने क्या राजस्व घाटा, मतलब राजस्व को कैसे इसको आप मैनेज करोगे, तो पहले ये चलता था बच्चों बजट घाटा, इसमें बाजार से उधार और अन्य देयताओं को शामिल कर दिया जाता था। ठीक है, इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखो इस प्रकार जब बजट घाटा निकालते समय हम ऋणकारी आय को भी इसमें क्या करते थे, प्राप्ति मान लेते थे। तो सिंपल सा है, मैंने उसमें क्या कहा, राजस्व घाटे में ऋणकारी आय को आप नहीं जोड़ोगे, इसमें हम ऋणकारी आय को भी जोड़ लें। देख लीजिए आप, साफ साफ लिखा है, ऋणकारी आय को हम प्राप्तियां मान लेते थे, जिससे कि हम साफ साफ कह सकते हैं कि बजट घाटा जो है भारत सरकार की वास्तविक राजकोषीय स्थिति को ठीक से नहीं समझा पाता था। ये बजट घाटा इसीलिए हटाया हमने क्योंकि इससे स्पष्ट नहीं होता था राजकोषीय नीति। ठीक है, स्पष्ट रूप से राजकोषीय नीति नहीं समझा पाया था। ठीक है, बजट घाटे का कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि आपने क्या कहा, आपने घाटे को बराबर बनाने के लिए मार्केट से पैसा उठा दिया है और उसको आपने कहा कि ये भी हमारी प्राप्ति है। अब खुद ही सोचो ना, आप अपने दोस्त वाला एग्जांपल, 100 रुपये आपको कम पड़े, अपने दोस्त से ले देना तो है ही आपको, घर वालों ने कहा ठीक है बेटा बहुत बढ़िया, तो 1000 रुपये ले गया था, 1000 ले आए, लेकिन आपको पता ही नहीं कि 100 रुपये आपने कहाँ से उठा रखे। तो इन चीज़ों को हमने क्या किया, मार्केट से मतलब उठाते हटा दिया। ठीक है, बजट घाटे को बच्चों मौद्रिकृत घाटा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके कारण जो होता है, जो घाटा होता है वो पूर्ण रूप से मुद्रा को बदल देता है। ठीक है, ये बजट घाटा जो है बच्चों मौद्रिक घाटा भी कहलाता है। लिखो इसको, मौद्रिक घाटा। मौद्रिक घाटा क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, मार्केट से पैसा उठा लिया, इसकी वजह से
इसकी वजह से मौद्रिक घाटा अगर आपने मतलब मार्केट से पैसा उठा दिया तो जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो एक्स्ट्रा मनी है, मुद्रा है, वो चलन में आ जाएगी। आपने एक मार्केट से पैसा उठा दिया, नॉर्मल अगर अर्थव्यवस्था ऐसे चले कि आपने खर्च किए, आपको प्राप्तियां हुई, सब बैलेंस है, तब तो ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, जो आपकी अर्थव्यवस्था में था ही नहीं, आपने मार्केट से पैसा उठा दिया, मार्केट से पैसा उठा दिया तो मुद्रा का चलन ही बदल दिया, मुद्रा का रूप ही बदल दिया, इसलिए इसको क्या बोला गया, मौद्रिक घाटा भी बोला जाता है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों, अगर हमें एक घाटे को पूरा करने के लिए सरकार दो जगह से पैसा उठाती है। एक तो क्या करती है, आरबीआई से उधार ले लेती है। सिंपल सी बात, आप कहोगे बाजार से उधार का मतलब क्या होता है, एक तो ध्यान रखना आरबीआई से उधार ले लेगी, दूसरा आरबीआई के पास जो नकद होंगे यानी जो कैश बैलेंस होगा उसको कम कर देगी। ठीक है, ये कहां से उठाएगी, आरबीआई से उधार अगर उठाना होगा तो रिजर्व बैंक से आप क्या करोगे, उधार उठा लोगे। दूसरा, आरबीआई के पास नकद कैश, जो नकद होगा, नगद कैश, उसे आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे, क्योंकि उसके पास क्या होता है बच्चों, नकद होता है, पैसा नगद कैश के रूप में होता है, उसे आप कम कर दोगे। अब जैसे ही नगद कैश को आप कम करोगे, नगद शेष को कम करोगे, तो नगद शेष को कम करने से क्या होगा, आपके पास पैसा आ जाएगा। मार्केट में क्या आ जाएगा बच्चों, बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा। खुद ही सोचो, अगर हम किसी से पैसा अगर है ही नहीं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, नकद शेष मार्केट से में आरबीआई से कम करके उससे उठा लिए। जैसे ही हमने पैसा उठाया तो हमारे पास क्या गया, मनी आ गई। अब जैसे ही मनी ज्यादा होगी, यानी मुद्रा अगर मार्केट में बढ़ गई, मुद्रा बढ़ी तो लोगों के ही तो जेब में जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है मुद्रा आ गई मार्केट में, सरकार जेब में लगा के बैठी है, मार्केट में आ जाएगा ना पैसा, आपकी जेब में आए, मेरी जेब में आए, कहीं से भी आए, किसी भी सोर्स से। मुद्रा जैसे ही बढ़ी तो मांग बढ़ जाएगी। क्यों, अगर जैसे ही मुद्रा मार्केट में आई, आपकी जेब में खुशी लगेगी कि यार मुझे ये खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। जैसे ही आप मांग करोगे, आप चीजों को डिमांड करोगे तो क्या होगा, उस चीज की अगर सप्लाई कम है, जिस चीज की आप मांग कर रहे हो, तो उसकी कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। हमेशा याद रखना, मांग बढ़ने के साथ अगर सप्लाई पक्ष यानी जो सप्लाई कर रही चीज है वो अगर बैलेंस नहीं है तो उस चीज की क्या होती है, मांग बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है। यानी इससे क्या होगा, मांग बढ़ेगा, और मांग बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, बजट घाटे का कॉन्सेप्ट मुद्रास्फीति को बढ़ाता था, ये कथन सही है या गलत, तो हमेशा सही होगा। क्यों, बजट घाटे से सरकार, बजट घाटे का जो कॉन्सेप्ट था उससे सरकार कहां से, आरबीआई से उधार या नगद कैश को देती थी, या आरबीआई के पास जो नगद कैश पड़ता था उसको कम कर देती थी। उसको कम करेगी तो सरकार के पास पैसा आएगा, सरकार के पास पैसा ना, पब्लिक में पैसा जाएगा मार्केट में, यानी मुद्रा बढ़ जाएगी। मुद्रा बढ़ जाएगी, लोगों की जेब में जाएगी, लोगों की जेब में जाएगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। अगर सप्लाई पक्ष मजबूत नहीं है, जिस चीज की मांग बढ़ रही है तो वो मजबूत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जिससे कि मुद्रास्फीति अपने ऊपर चले जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो है बच्चों, बजट घाटे का कॉन्सेप्ट हटा के राजकोषीय घाटे के कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था में शामिल किया। ठीक है, ये था आपका राजकोषीय घाटे के कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि राजकोषीय घाटा भारत में कितने से कितना लक्ष्य रखा गया है। FRBM एक्ट के यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट, FRMB जो भी है, जो बजट एंड फिजिकल जो भी है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम लोग जो अदर टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।